अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक ऐसी कंपनी जिसके चिप्स आज करोड़ों लोग रोज खाते हैं, उसकी शुरुआत किसी बड़े उद्योगपति ने नहीं बल्कि एक ऐसे लड़के ने की थी जिसके घर में कभी दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था, तो शायद आपको यकीन न हो। अगर मैं कहूं कि जिस परिवार के पास कभी साइकिल तक नहीं थी, जिसने अपनी आंखों के सामने सूखे की वजह से अपनी पूरी खेती बर्बाद होते देखी, जिसने शहर में किराया देने के लिए भी संघर्ष किया, वही परिवार एक दिन हजारों करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बना। तो यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्ची घटना है। यह कहानी है चंदूभाई वीरानी और उनके परिवार की, जिन्होंने सिर्फ आलू के चिप्स नहीं बनाए बल्कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी चुनौती दे दी। यह कहानी बताती है कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि उसका संघर्ष होता है। आइए चलते हैं लगभग 50 साल पीछे, उस समय जब किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात के एक छोटे से गांव से निकला एक साधारण किसान परिवार भारतीय स्नैक इंडस्ट्री का इतिहास बदल देगा। साल 1970 के आसपास गुजरात का ग्रामीण जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जामनगर जिले के एक छोटे से गांव में वीरानी परिवार रहता था। गांव इतना छोटा था कि लगभग हर व्यक्ति एक दूसरे को नाम से जानता था। वहां न आधुनिक सड़कें थीं, न 24 घंटे बिजली और न ही कोई बड़ा बाजार। लोगों की दुनिया उनके खेतों तक ही सीमित थी। सूरज निकलने से पहले किसान खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलने के बाद घर लौटते। उनकी मेहनत का फल सिर्फ एक चीज तय करती थी, बारिश। अगर समय पर बारिश हो जाती तो घर में खुशहाली आती, लेकिन अगर बारिश धोखा दे देती तो पूरा साल संकट में गुजरता। वीरानी परिवार भी इन्हीं हजारों किसान परिवारों की तरह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उनकी आमदनी बहुत सीमित थी। परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। लेकिन फिर भी उनके पास उम्मीद थी कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। कुछ समय तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर प्रकृति ने ऐसा करवट बदली जिसने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। उस साल मानसून समय पर नहीं आया। किसान रोज आसमान की ओर देखते, लेकिन बादल सिर्फ दिखाई देते, बरसते नहीं थे। खेतों में बोए गए बीज धीरे धीरे सूखने लगे। मिट्टी में दरारें पड़ गईं। जिन खेतों में हरियाली लहराती थी, वहां अब सिर्फ सूखी धरती दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इतना भयानक सूखा उन्होंने वर्षों में नहीं देखा। कई परिवारों के पास खाने तक की समस्या पैदा हो गई। वीरानी परिवार भी उन्हीं परिवारों में शामिल था जो हर दिन इस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद कल बारिश होगी। जब आखिरकार कुछ दिनों बाद बारिश हुई तो पूरे गांव में नई उम्मीद जागी। किसानों ने उधार लेकर फिर से बीज खरीदे और दोबारा बुवाई की। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद बारिश फिर रुक गई। दूसरी फसल भी सूख गई। अब यह सिर्फ खेती का नुकसान नहीं था बल्कि पूरे भविष्य का संकट बन चुका था। उस दिन वीरानी परिवार को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती, कभी कभी हालात इंसान को नई राह चुनने पर मजबूर कर देते हैं। लगातार दो फसलें खराब होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। अनाज खत्म होने लगा था, कर्ज बढ़ने लगा था और हर गुजरते दिन के साथ भविष्य और धुंधला दिखाई दे रहा था। परिवार के मुखिया पोपट भाई वीरानी कई रातों तक सो नहीं पाए। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अब भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो पूरा परिवार गरीबी के ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहां से निकलना लगभग असंभव होगा। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। उन्होंने वह जमीन बेचने का निश्चय किया जिस पर उनके पूर्वजों ने वर्षों तक खेती की थी। वह जमीन सिर्फ खेती का साधन नहीं थी बल्कि परिवार की पहचान थी। उसे बेचने का मतलब था अपने अतीत को पीछे छोड़ देना। लेकिन कई बार भविष्य बचाने के लिए इंसान को सबसे प्रिय चीज भी छोड़नी पड़ती है। जमीन बेचने के बाद पोपट भाई वीरानी ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज में आज भी वही दृढ़ता थी जो एक पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जुटाता है। उन्होंने बेटों से कहा, यह पैसा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसे संभाल कर खर्च करना। अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। अगर जिंदगी बदलनी है तो शहर जाओ,
मेहनत करो और ऐसा काम करो कि एक दिन लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाने। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि एक पिता का अपने बेटों पर अटूट विश्वास था। तीनों भाइयों ने अपने पिता की आंखों में पहली बार वह दर्द देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसी पल मन ही मन एक वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वे खाली हाथ वापस गांव नहीं लौटेंगे। कुछ दिनों बाद तीनों भाई अपना छोटा सा सामान लेकर राजकोट पहुंच गए। उस समय राजकोट तेजी से विकसित हो रहा शहर था। गांव से आए इन युवकों के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी। ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़ वाली सड़कें, नए लोग और हर तरफ कारोबार का माहौल। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक सच्चाई भी थी। यह शहर सिर्फ मेहनती लोगों को अपनाता था। शुरुआत में उन्होंने किराए पर एक बहुत छोटा कमरा लिया। कमरे में न कोई आराम था, न कोई सुविधा। कई बार ऐसा होता कि दिन भर काम की तलाश में घूमने के बाद रात को सिर्फ सूखी रोटी और पानी पीकर सोना पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर उम्मीद खत्म नहीं हुई। वे जानते थे कि अगर आज हार गए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। चूंकि उनका पूरा बचपन खेती के माहौल में बीता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले खेती से जुड़े सामान का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने खाद, बीज और कृषि उपकरण बेचने का छोटा कारोबार शुरू किया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यही उनका भविष्य होगा। उन्होंने अपनी बची हुई पूंजी इस काम में लगा दी। लेकिन व्यापार का अनुभव न होने की वजह से वे बाजार की चालाकियों को समझ नहीं पाए। कुछ व्यापारियों ने उन्हें नकली और घटिया माल बेच दिया। जब वह सामान किसानों तक पहुंचा तो शिकायतें आने लगीं। धीरे धीरे उनका भरोसा टूटने लगा। जिन लोगों से उन्होंने उम्मीद लगाई थी, उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। कुछ ही महीनों में उनका पूरा कारोबार घाटे में चला गया। जिस पूंजी के सहारे वे नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, वही पूंजी उनकी आंखों के सामने खत्म हो रही थी। 2 साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। आखिरकार उन्हें अपना पहला कारोबार बंद करना पड़ा। यह उनकी जिंदगी की पहली बड़ी असफलता थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कारोबार बंद होने के बाद उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वे कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने डेयरी का छोटा कारोबार शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन निवेश के लिए पूंजी नहीं थी। यह सपना भी शुरू होने से पहले खत्म हो गया। कई रातें ऐसी बीतीं जब तीनों भाई चुपचाप बैठे रहते। कमरे में सन्नाटा होता, लेकिन उनके दिमाग में हजारों सवाल चलते रहते। क्या वे गलत फैसला लेकर शहर आए थे? क्या गांव लौट जाना चाहिए? क्या उनकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, नहीं। गांव लौटना हार मानना होगा, और वे हार मानने वालों में से नहीं थे। इसी बीच चंदू भाई ने तय किया कि जब तक अपना कारोबार शुरू करने लायक पैसे नहीं जुटते, तब तक नौकरी करनी होगी। उन्होंने शहर में कई जगह काम तलाशा, लेकिन उनकी पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक होने के कारण कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार उन्हें राजकोट के प्रसिद्ध एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में काम मिल गया। महीने की तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उस समय उनके लिए यही सबसे बड़ी राहत थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी नौकरी उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। उस दिन जब उन्होंने पहली बार कैंटीन की यूनिफॉर्म पहनी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में यही साधारण कैंटीन भारत के सबसे सफल स्नैक ब्रांडों में से एक की जन्मस्थली बनने वाली है। चंदू भाई ने इस नौकरी को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं माना। उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने का फैसला किया। सुबह सबसे पहले कैंटीन पहुंचना, पूरी ईमानदारी से ग्राहकों की सेवा करना, काम खत्म होने के बाद भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठाना उनकी आदत बन गई। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाती, तो उसका काम भी वही कर देते। अगर रात को कुर्सियां टूट जाती, तो उन्हें ठीक करने में भी हाथ बंटाते। कई बार पोस्टर लगाने से लेकर टिकट चेक करने तक हर काम उन्होंने बिना किसी शिकायत के किया। लोग हैरान होते कि इतना मेहनती इंसान आखिर इतनी छोटी नौकरी में क्यों लगा हुआ है। लेकिन चंदू भाई जानते थे कि वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा सिर्फ इंसान का नजरिया होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चंदू भाई की मेहनत अब सिर्फ उनके साथ काम करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि सिनेमा के मालिक की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी। उन्होंने देखा कि यह युवक कभी घड़ी देखकर काम नहीं करता।
अगर कैंटीन सुबह जल्दी खोलनी होती तो वह सबसे पहले पहुंचता। अगर रात का आखिरी शो देर से खत्म होता तो वह सबसे अंत में घर लौटता। उसने कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उसकी यही आदत उसे बाकी कर्मचारियों से अलग बनाती थी। कुछ ही समय में मालिक का भरोसा इतना बढ़ गया कि उन्होंने कैंटीन की बड़ी जिम्मेदारियां चंदू भाई और उनके भाई को सौंपनी शुरू कर दी। यह उनके जीवन का पहला मौका था जब किसी ने उन पर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भरोसा किया था। अब चंदू भाई सिर्फ चाय या नाश्ता बेचने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे कैंटीन के संचालन को समझ रहे थे। वे हर ग्राहक को ध्यान से देखते थे। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिकती है, किस समय सबसे अधिक भीड़ होती है, लोग किस स्वाद को पसंद करते हैं और किस वजह से कोई ग्राहक दोबारा लौट कर आता है। यह सब उनके लिए किसी बिजनेस कॉलेज की पढ़ाई से कम नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी व्यवसाय की असली ताकत सिर्फ अच्छा उत्पाद नहीं बल्कि ग्राहक की जरूरत को समझना है। यही सोच आगे चलकर बालाजी वेफर्स की सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। सिनेमा का इंटरवल सिर्फ 5 मिनट का होता था, लेकिन इन्हीं 5 मिनटों में पूरे दिन की सबसे ज्यादा बिक्री होती थी। जैसे ही स्क्रीन पर इंटरवल लिखा आता, सैकड़ों लोग एक साथ कैंटीन की ओर दौड़ पड़ते। कोई चाय मांगता, कोई समोसा, कोई सैंडविच और सबसे ज्यादा मांग होती थी आलू के चिप्स की। 5 मिनट के भीतर हर ग्राहक तक सामान पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। चंदू भाई इतनी तेजी से काम करते कि कई बार ग्राहक काउंटर तक पहुंचने से पहले ही वे उनके हाथ में सामान दे देते। अगर कोई ग्राहक अपनी सीट पर बैठा रह जाता तो वे खुद थिएटर के अंदर जाकर उसे चिप्स या सैंडविच देकर आते। उनके लिए ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं था बल्कि वही व्यक्ति था जिसकी वजह से उनका भविष्य बन सकता था। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी समस्या देखी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कैंटीन में आने वाले ग्राहकों की सबसे ज्यादा मांग आलू के चिप्स की होती थी, लेकिन सप्लायर अक्सर समय पर माल नहीं पहुंचाता था। कभी चिप्स देर से आते, कभी उनकी गुणवत्ता खराब होती और कई बार तो इंटरवल के बीच ही स्टॉक खत्म हो जाता। ग्राहक नाराज होकर लौट जाते और कैंटीन की बिक्री कम हो जाती। पहले उन्होंने एक सप्लायर बदला, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा, लेकिन हर बार वही परेशानी सामने आती। चंदू भाई ने महसूस किया कि अगर वे दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस रात जब वे घर लौटे तो उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर दूसरे लोग चिप्स बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यही सवाल आगे चलकर भारत के सबसे बड़े स्नैक ब्रांडों में से एक की नींव बनने वाला था। अगले ही दिन उन्होंने अपने भाइयों से इस बारे में बात की। शुरुआत में यह विचार सुनकर सभी थोड़े हैरान थे। किसी को चिप्स बनाने का अनुभव नहीं था। न मशीनें थीं, न कोई फैक्ट्री और न ही इतनी पूंजी की बड़ा कारोबार शुरू किया जा सके। लेकिन तीनों भाइयों ने अपनी जिंदगी में एक बात सीख ली थी, जो इंसान डर की वजह से कोशिश ही नहीं करता वह सफलता का हकदार नहीं बन सकता। उन्होंने तय किया कि वे पहले छोटे स्तर पर प्रयोग करेंगे। अगर स्वाद अच्छा बना और लोगों को पसंद आया तो धीरे धीरे इसे व्यवसाय का रूप देंगे। यह फैसला सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन था। क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कम बचा था, लेकिन दांव पर उनका पूरा भविष्य लगा हुआ था। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले महीनों में उन्हें सैकड़ों बार असफल होना पड़ेगा। कई किलो आलू खराब होंगे, रातें बिना सोए गुजरेंगी और कई बार ऐसा भी लगेगा कि यह फैसला गलत था। लेकिन यही संघर्ष उन्हें उस मंजिल तक ले जाने वाला था जहां एक दिन पूरा देश बालाजी वेफर्स के नाम से परिचित होने वाला था। साल 1982 के आसपास तीनों भाइयों ने अपने छोटे से घर के पीछे बने एक साधारण शेड को अपनी पहली फैक्ट्री बना दिया। फैक्ट्री कहना शायद उस जगह के लिए बहुत बड़ा शब्द था, क्योंकि वहां न आधुनिक मशीनें थीं, न बड़े कर्मचारी और न ही किसी उद्योग जैसी सुविधाएं। वहां सिर्फ एक चूल्हा था, कुछ बड़े बर्तन, आलू की बोरियां और तीन भाइयों के अटूट हौसले। उन्होंने बाजार में मिलने वाली महंगी मशीन खरीदने की बजाय कम लागत में स्थानीय कारीगरों से एक साधारण मशीन तैयार करवाई, ताकि आलू को जल्दी जल्दी काटा जा सके। उनके लिए हर रुपया कीमती था। वे जानते थे कि अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो दोबारा शुरुआत करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। दिन में चंदू भाई कैंटीन का काम संभालते और रात होते ही उनका दूसरा जीवन शुरू हो जाता।
देर रात तक वे आलू छीलते, उन्हें काटते, धोते और फिर अलग अलग तरीके से तलकर देखते। कभी चिप्स बहुत ज्यादा नरम हो जाते, कभी इतने सख्त कि उन्हें खाना मुश्किल हो जाता। कभी नमक कम पड़ जाता तो कभी मसाला इतना ज्यादा हो जाता कि स्वाद बिगड़ जाता। कई रातें ऐसी बीतीं जब पूरी मेहनत बेकार चली जाती और सुबह तक तैयार किए गए सारे चिप्स फेंकने पड़ते। लेकिन हर असफल कोशिश उन्हें एक नया सबक सिखाती। चंदू भाई हमेशा कहते थे कि हर गलती यह बताती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। धीरे धीरे उन्होंने आलू की सही किस्म, तेल का सही तापमान और मसालों का ऐसा संतुलन खोज लिया जो लोगों को पसंद आने लगा। जब पहली बार उन्हें लगा कि अब स्वाद बाजार में उतारा जा सकता है, तब उन्होंने अपने कैंटीन में आने वाले कुछ नियमित ग्राहकों को बिना बताए वही नए चिप्स खाने के लिए दिए। किसी को यह नहीं बताया गया कि ये बाहर की कंपनी के नहीं, बल्कि उनके अपने बनाए हुए हैं। ग्राहकों ने चिप्स खाए और मुस्कुराते हुए कहा, आज चिप्स का स्वाद कुछ अलग है, पहले से ज्यादा अच्छा। यही वह पल था जिसका चंदू भाई कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि उनका प्रयोग सफल हो चुका है। अब बारी थी इसे एक छोटे घरेलू प्रयोग से असली कारोबार में बदलने की। उन्होंने अपने हाथों से छोटे छोटे पैकेट तैयार किए और आसपास की कुछ किराना दुकानों पर जाकर उन्हें बेचने की कोशिश की। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। अधिकांश दुकानदार एक अनजान ब्रांड के चिप्स रखने को तैयार नहीं थे। कुछ ने साफ मना कर दिया, कुछ ने कहा कि पहले लोग मांगेंगे तब रखेंगे, और कुछ ने बिना पैसे दिए माल रखने की शर्त रखी। जिन दुकानों ने पैकेट रखे भी, वहां से कई बार आधे बिके हुए या फटे हुए पैकेट वापस कर दिए जाते। कुछ दुकानदार भुगतान टालते रहते, तो कुछ कहते कि ग्राहक ने पसंद नहीं किया। चंदू भाई को समझ आ गया कि अच्छा उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है, बाजार में भरोसा जीतना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगर दुकानदार उनके पास नहीं आएंगे तो वे खुद लोगों तक पहुंचेंगे। वे और उनके भाई सुबह सुबह अपनी साइकिल पर चिप्स के पैकेट लादकर राजकोट और आसपास के इलाकों की दुकानों पर निकल पड़ते। तेज धूप हो, बारिश हो या सर्दी, वे रोज दर्जनों दुकानों पर जाते, दुकानदारों से मिलते, उन्हें अपने चिप्स चखाते और भरोसा दिलाते कि अगर माल नहीं बिका तो वे वापस ले जाएंगे। धीरे धीरे कुछ दुकानदारों ने देखा कि ग्राहक सचमुच दोबारा वही चिप्स मांगने लगे हैं। स्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। बिना किसी बड़े विज्ञापन, बिना किसी फिल्म स्टार और बिना किसी पोस्टर के सिर्फ स्वाद और भरोसे के दम पर उनका छोटा सा कारोबार धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। इसी दौरान तीनों भाइयों ने महसूस किया कि अगर उन्हें लंबी दौड़ दौड़नी है तो अपने उत्पाद को एक पहचान भी देनी होगी। सिर्फ चिप्स बेचने से बात नहीं बनेगी, लोगों को एक ऐसा नाम चाहिए होगा जिसे वे याद रख सकें। कई दिनों तक अलग अलग नामों पर चर्चा होती रही। आखिरकार उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उनके विश्वास, उनकी संस्कृति और उनके नए सफर की पहचान बनने वाला था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले वर्षों में यही नाम भारत के करोड़ों घरों तक पहुंचेगा और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के सामने मजबूती से खड़ा होगा। उस समय उनके पास न बड़ी फैक्ट्री थी, न भारी भरकम मशीनें और न ही करोड़ों का निवेश। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी बड़ी कंपनी के पास शुरुआत में नहीं होती, हर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान देखने की सच्ची इच्छा। यही इच्छा धीरे धीरे बालाजी वेफर्स को एक छोटे घरेलू कारोबार से एक उभरते हुए ब्रांड में बदलने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बढ़ती मांग के साथ अब उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो उनके पूरे भविष्य का फैसला करने वाली थी। समय के साथ बालाजी वेफर्स की पहचान राजकोट और उसके आसपास के इलाकों में बनने लगी। पहले जिन दुकानदारों को उनके चिप्स पर भरोसा नहीं था, अब वही लोग फोन करके नया स्टॉक मांगने लगे। हर सुबह चंदू भाई और उनके भाई साइकिल पर दर्जनों पैकेट लादकर निकलते और देर रात तक दुकानों में सप्लाई करते। कई बार पूरा दिन काम करने के बाद भी उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि रात को अगले दिन के लिए फिर से चिप्स तैयार करने होते थे। उनका दिन लगभग 18 से 20 घंटे का हो चुका था। लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखाई देती थी। उन्हें पता था कि अगर आज उन्होंने मेहनत कम कर दी तो कल कोई दूसरा उनकी जगह ले लेगा। धीरे धीरे मांग इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि घर के पीछे बना छोटा सा शेड अब पर्याप्त नहीं रहा। हर दिन दुकानदार ज्यादा माल मांगते, लेकिन उत्पादन सीमित होने की वजह से वे सभी की मांग पूरी नहीं कर पाते थे। कई बार ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता और कई दुकानों को खाली हाथ लौटना पड़ता।
चंदू भाई समझ चुके थे कि अगर अब भी उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो उन्होंने जो भरोसा कमाया है वह टूट सकता है। लेकिन उत्पादन बढ़ाने का मतलब था नई मशीनें, बड़ा स्थान और बहुत बड़ा निवेश। उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी। यह उनके जीवन का एक और बड़ा मोड़ था। कई दिनों तक तीनों भाई बैठकर हिसाब किताब करते रहे। हर संभावना पर चर्चा हुई। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि जोखिम उठाए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने बैंक से ऋण लेने का निर्णय लिया। उस समय लाखों रुपए का कर्ज लेना किसी साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ा फैसला था। अगर कारोबार सफल नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन चंदू भाई का विश्वास था कि अगर उत्पाद की गुणवत्ता बनी रही तो ग्राहक उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। साल 1989 में राजकोट के आजीजीआईडीसी क्षेत्र में बालाजी वेफर्स का पहला बड़ा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। उस समय यह गुजरात के सबसे आधुनिक और बड़े आलू वेफर्स संयंत्रों में गिना जाता था। लेकिन फैक्ट्री बन जाने का मतलब यह नहीं था कि सारी परेशानियां खत्म हो गई थीं। नई मशीनें बार बार खराब हो जाती थीं। उत्पादन रुक जाता था और हर बार मशीन ठीक कराने के लिए बाहर से इंजीनियर बुलाने पड़ते थे। इंजीनियरों की फीस के साथ उनके रहने और आने जाने का खर्च भी बहुत ज्यादा होता था। एक बार मशीन खराब होने पर जितना खर्च होता उतने में कई दिनों का मुनाफा खत्म हो जाता। चंदू भाई ने एक बार फिर वही किया जो उन्होंने हमेशा किया था, समस्या से भागने के बजाय उसका समाधान ढूंढा। उन्होंने मशीनों को ध्यान से समझना शुरू किया। जब भी कोई इंजीनियर मशीन ठीक करने आता वे उसके साथ खड़े होकर हर छोटी बड़ी चीज सीखते। धीरे धीरे उन्होंने मशीनों की पूरी कार्यप्रणाली समझ ली। कुछ समय बाद हालात ऐसे हो गए कि जो मशीनें पहले सिर्फ विशेषज्ञ ठीक करते थे उन्हें चंदू भाई खुद ठीक करने लगे। यह किसी डिग्री का कमाल नहीं था बल्कि लगातार सीखने की इच्छा का परिणाम था। 10वीं तक पढ़ा हुआ एक किसान का बेटा अपनी मेहनत और जिज्ञासा के दम पर फैक्ट्री की मशीनों का जानकार बन चुका था। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बालाजी वेफर्स की पहुंच भी बढ़ने लगी। अब कंपनी सिर्फ राजकोट तक सीमित नहीं रही। गुजरात के अलग अलग शहरों से ऑर्डर आने लगे। कंपनी ने एक बात कभी नहीं बदली, गुणवत्ता। चाहे कच्चे आलू खरीदने हो, तेल चुनना हो या मसालों का मिश्रण तैयार करना हो, हर चीज पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। चंदू भाई का मानना था कि ग्राहक एक बार विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीद सकता है, लेकिन दूसरी बार वही उत्पाद तभी खरीदेगा जब उसका स्वाद उसे याद रहेगा। यही सोच बालाजी वेफर्स की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उधर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भारी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। टीवी पर उनके विज्ञापन दिखाई देते थे, अखबारों में उनके पूरे पन्ने छपते थे और बड़े फिल्मी सितारे उनके उत्पादों का प्रचार करते थे। लेकिन बालाजी वेफर्स ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने के बजाय अपने उत्पाद, अपने वितरकों और अपने ग्राहकों पर भरोसा किया। उनका मानना था कि अगर ग्राहक संतुष्ट होगा तो वही सबसे बड़ा प्रचार करेगा। आने वाले वर्षों में यही रणनीति उन्हें भारत की सबसे सफल स्नैक कंपनियों में शामिल करने वाली थी। गुजरात में बालाजी वेफर्स का नाम अब सिर्फ एक स्थानीय ब्रांड नहीं रह गया था। हर गुजरते महीने के साथ इसकी पहचान और मजबूत होती जा रही थी। राजकोट से शुरू हुआ यह छोटा सा सफर अब अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और गुजरात के दूसरे बड़े शहरों तक पहुंच चुका था। जिन दुकानों पर कभी बालाजी वेफर्स के लिए जगह नहीं थी, आज वही दुकानदार खुद फोन करके नया स्टॉक मंगवाने लगे थे। ग्राहक जब दुकान पर आते तो कई बार किसी दूसरे ब्रांड के चिप्स लेने से साफ मना कर देते और कहते, बालाजी है तो वही देना। किसी भी कंपनी के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती थी कि ग्राहक खुद उसके नाम से उत्पाद मांगने लगे। यह सब बिना करोड़ों रुपए के विज्ञापन, बिना किसी फिल्म स्टार और बिना बड़े प्रचार अभियान के हो रहा था। यह जीत सिर्फ स्वाद, गुणवत्ता और भरोसे की थी। लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी टक्कर भी बड़ी कंपनियों से होने लगी। उस समय भारतीय स्नैक बाजार में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। उनके पास आधुनिक फैक्ट्रियां थीं, भारी भरकम मार्केटिंग बजट था और देश भर में मजबूत वितरण नेटवर्क था। दूसरी तरफ बालाजी वेफर्स एक पारिवारिक कंपनी थी जो हर रुपए का हिसाब रखकर आगे बढ़ रही थी। कई लोगों ने चंदू भाई से कहा कि इतनी बड़ी कंपनियों के सामने टिक पाना आसान नहीं होगा। लेकिन उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, अगर ग्राहक हमारे स्वाद और गुणवत्ता पर भरोसा करता है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कभी प्रतियोगियों पर ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि उनका ग्राहक हमेशा संतुष्ट रहे। समय बीतने के साथ कंपनी ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने अपने वितरण नेटवर्क को इतना मजबूत बनाया कि छोटे से छोटे शहर और कस्बे तक भी उसके उत्पाद समय पर पहुंचने लगे। चंदू भाई का मानना था कि अगर किसी ग्राहक को दुकान पर जाकर उनका उत्पाद नहीं मिलेगा तो वह मजबूरी में किसी दूसरे ब्रांड का उत्पाद खरीद लेगा। इसलिए उन्होंने सप्लाई चेन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। हजारों वितरक, थोक व्यापारी और खुदरा दुकानदार धीरे धीरे बालाजी परिवार का हिस्सा बनते चले गए। कंपनी ने उनके साथ सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं बनाए बल्कि भरोसे का रिश्ता बनाया।
समय पर भुगतान करना, गुणवत्ता बनाए रखना और हर समस्या का तुरंत समाधान करना कंपनी की पहचान बन गया। इसी दौरान कई बड़ी कंपनियों की नज़र बालाजी वेफर्स पर पड़ी। बाजार में चर्चा होने लगी कि यह स्थानीय ब्रांड इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने साझेदारी और निवेश के प्रस्ताव भी दिए। ऐसे समय में बहुत सी कंपनियां अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा बेच देती हैं, लेकिन चंदूभाई वीरानी ने अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि कंपनी सिर्फ एक व्यापार नहीं है, बल्कि लाखों ग्राहकों का विश्वास है। अगर कंपनी का नियंत्रण किसी और के हाथ में चला गया तो हो सकता है उत्पाद का स्वाद, कीमत और गुणवत्ता बदल जाए। उन्होंने अपने परिवार के साथ विचार विमर्श किया और फैसला लिया कि वे अपनी पहचान और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही निर्णय बालाजी वेफर्स की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण बना। समय के साथ कंपनी ने गुजरात से बाहर भी कदम बढ़ाना शुरू किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नए संयंत्र स्थापित किए गए। हजारों लोगों को रोजगार मिला। किसानों से सीधे आलू और अन्य कच्चा माल खरीदने की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें भी बेहतर आय मिलने लगी। चंदूभाई हमेशा कहते थे कि एक अच्छा व्यवसाय वही है जिसमें सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति की तरक्की हो। यही सोच बालाजी वेफर्स की संस्कृति का हिस्सा बन गई। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य माना। शायद यही वजह थी कि कंपनी के साथ काम करने वाले हजारों लोग वर्षों तक उसी परिवार का हिस्सा बने रहे। आज बालाजी वेफर्स भारत की सबसे बड़ी स्नैक कंपनियों में गिनी जाती है। करोड़ों लोग हर दिन इसके उत्पाद खरीदते हैं। कंपनी के दर्जनों प्रकार के चिप्स, नमकीन और स्नैक्स देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि कंपनी हजारों करोड़ रुपए की बन गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने कभी सूखे की वजह से अपनी जमीन खो दी थी, जिसने किराया देने के लिए संघर्ष किया था, जिसने छोटी सी कैंटीन में नौकरी की थी, उसी इंसान ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के दम पर यह मुकाम हासिल किया। चंदूभाई वीरानी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी एक बड़े मौके से नहीं मिलती, बल्कि हजारों छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। अगर उन्होंने सूखे के बाद हार मान ली होती, अगर पहली व्यापारिक असफलता के बाद गांव लौट जाते, अगर कैंटीन की नौकरी को छोटा समझकर छोड़ देते, अगर खराब सप्लायरों की शिकायत करते रहते लेकिन खुद चिप्स बनाने की कोशिश न करते, तो शायद आज बालाजी वेफर्स जैसा नाम कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। उन्होंने हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान सीखना नहीं छोड़ता, मेहनत से पीछे नहीं हटता और अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है, तो एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। किसी भी सपने की शुरुआत करोड़ों रुपए से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से फैसले से होती है। और शायद यही वजह है कि गुजरात के एक साधारण किसान परिवार की यह कहानी आज लाखों युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, एक दिन जरूर हासिल की जा सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं